किसी भी युद्ध की परिणाम की जब भी चर्चा होगी तो आप उसको मोटे तौर पे 3 भागों में बांटिएगा। ठीक है? जब भी परिणाम की चर्चा होगी तो उसको आप 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा राजनीतिक। राजनीतिक रूप से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ। फिर एक होगा आर्थिक। फिर एक होगा अन्य, मिसलेनियस। ठीक है? यहां भी हम कुछ कॉमन पॉइंट्स बनाएंगे हम। जैसे मान लो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई, हमने बताया आपको। तो जीत के साथ हम क्या कह सकते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजों का जो है पहचान जो है वो एक राजनीतिक तौर पे हुई, कह सकते हैं ना कि वो जीते वहां पे। आप एक कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम बना लें आप कि वो जहां भी जीतेंगे वो सिस्टम को यूज करेंगे। एग्जाम्पल बदलना है, बार बार पॉइंट्स आपको नहीं बदलने हैं। जैसे पूर्वी भारत में हम जीतने के बाद बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होगी और जीतने के बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। ठीक है? तो जब जीतेंगे तो हौसला और बढ़ेगा, फिर अगले जो है किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे। क्योंकि बंगाल जो है बहुत समृद्ध इलाका था, पैसा अच्छा खासा आ गया। इसी समय तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ तो बंगाल से पैसा जो है वो कर्नाटक की तरफ शिफ्ट हो गया। कहा जाता है कि तीसरे युद्ध में कर्नाटक की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था बंगाल से संसाधनों का जो है कर्नाटक की तरफ प्रवाह। पैसा, सेना और हथियार में बड़ी सुविधा हो गई उनको। एक जीतोगे तो आप अगला वॉर तैयार रहेगा, महत्वाकांक्षा जो है दूसरी तरफ लिंक कर लिया जाता है। ठीक है? आर्थिक में क्या होता है, भाई जीत गया, क्षेत्र आपसे लेगा, हरजाना आपसे लेगा, उपहार आपसे लेगा। ठीक है? कैरेक्टर बदल जाएंगे, कहीं पैसे बदल जाएंगे, कहीं 25 लाख, कहीं 50 लाख, कभी 20 लाख। ये सब याद करने की चीज नहीं है। और रोज आप कितने पैसे खर्च करते हैं ये आपको याद रहता है क्या? बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद रहता है तो। इस तरह के आंकड़ों को किताबों में आपको मिलेगा, इस तरह के आंकड़े 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो पैसा, उपहार, क्षेत्र, व्यापारिक सुविधा, तो इन सब का अंतिम निष्कर्ष क्या होता है, भारत को लूटने की प्रक्रिया की धन का दोहन शुरू हो जाता है। तो कोई भी किताब, जैसे वी.एल. ग्रोवर, यशपाल ग्रोवर की किताब है, तो बहुत पॉपुलर किताब है पूरे हिंदुस्तान में, दोनों मीडियम में। तो वो विस्तार को बहुत विस्तार से उसमें बताया गया है। ठीक है? पूरा एक चैप्टर दिया गया है, हर चैप्टर के साथ परिणाम बताए गए हैं उसमें। बट जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपसे, 100-150 पेजेज में वहाँ विस्तार में दिया गया है। हर 2 पेज में यही दिया गया है कि परिणाम ये हुआ, बस उदाहरण चेंज हो जाते हैं उसमें। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो बस इसी को आप एक सिस्टमेटिक तौर पे लिख लें। आप पहला लिखो आप आर्थिक परिणाम, प्लासी की लड़ाई के पहला आर्थिक परिणाम। आर्थिक पहले लिख लो। आर्थिक परिणाम में आप पहला लिखो बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण और इन संसाधनों का प्रयोग भारतीय उत्पादों को खरीदने तथा साम्राज्य विस्तार में किया गया। भारतीय उत्पादों को खरीदने तथा साम्राज्य विस्तार में किया गया। युद्ध के बाद जो भी पैसा मिलेगा उनका या तो कपड़ा मसाला खरीदने में यूज होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, कंपनी के कर्मचारियों को भी दस्तक की सुविधा दी गई। दस्तक जो फ्री पास मैंने आपको बताया था, फर्रुखसियर वाला जो आदेश था। कंपनी के कर्मचारियों को भी दस्तक की सुविधा दी गई, यानी मुक्त व्यापार की भी उनको अनुमति दी गई। व्यक्तिगत व्यापार में कंपनी को तो था ही, लेकिन कर्मचारी भी अब व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट लिखो कंपनी के अधिकारियों को
एक बड़ी राशि उपहार या हर्जाने के रूप में दी गई। उपहार एवं हर्जाने के रूप में दी गई। जैसे क्लाइव को 20 लाख रुपए मिला, 1,77,00,000 कंपनी ने हर्जाने के रूप में लिया। ये सब किताबों में आंकड़े हैं, ये आपको बैठाना है, बस पढ़ना नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में बहुत तरीके इस तरह के सवाल कोई पूछे नहीं जाएंगे आपसे। एक और पॉइंट लिखो, कंपनी को ब्रैकेट में लिखना व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को, व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी गई। 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है 24 परगना की जमींदारी दी गई। जमींदारी का मतलब क्या होता है थोड़ा मैं बताऊं आपको, आगे हमें जमींदारी बंदोबस्त पढ़ना है। जैसे मान लो एक गांव है और इस गांव में 50 लोगों के पास जमीन है। इस 50 में कोई 4-5 के पास ज़्यादा ज़मीन है। इसी में से किसी एक व्यक्ति के साथ मुगलों के समय समझौता किया गया था कि इन सब से आप भू राजस्व वसूल करके आप हमें देंगे। तो ज़मींदारी का कहने का मतलब है कि मेरे पास बहुत ज़मीन है तो हम जमींदार हो गए। एक जमींदारी अधिकार होता था रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। तो कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिल गई। तो जो भी उससे शुल्क होगा वो किसके पास होगा, रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होगा वो उनके पास। मुगलों के समय में ऐसा ही चलता था और अंग्रेजों के द्वारा भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी बंदोबस्त लाया जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो यही होगा, जमींदारी बंदोबस्त, जब हम उसमें आएंगे। ठीक है, 24 परगना की जमींदारी दी गई। तो कुल मिलाकर इसका लब्बो-लुहाब क्या निकला निष्कर्ष, अंग्रेजों को एक संपदा मिली और उसी पैसे का यूज उन्होंने बंगाल पे नियंत्रण और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण, सैनिकों की भर्ती, प्रशासनिक खर्च, भारतीय उत्पादों को खरीदने, यानी उन्हें अब पैसा जो है ब्रिटेन से लाने की जरूरत नहीं थी। इसी पैसे से वो जीतेंगे भी और चीज़ों को निकाल कर यूरोप बेचकर मुनाफा भी कमाएंगे। भारत से पैसों का निर्यात और धन का दोहन शुरू हो जाता है। किताब पढ़ना शुरू किया क्या आप लोगों ने? किताब कितने लोगों ने खरीद लिया है? कमेंट करिए। पढ़ना भी शुरू कर दिया आप लोगों ने? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुश्किल से 2-3 पेज है। आप 1 घंटे ऐसे भी पढ़ लोगे ना तो आपका हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। धीरे धीरे आप थोड़ी समझ आपकी और बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो ये है आर्थिक परिणाम। कॉन्सेप्ट में क्या रहा? पैसा, क्षेत्र, उपहार, सुविधाएं, ये कॉन्सेप्ट है। लिखो राजनीतिक परिणाम। लिखो पूर्वी भारत में कंपनी की पहचान, पूर्वी भारत में कंपनी की पहचान राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, आपने ले लिया, बढ़िया है। शक्ति के रूप में स्थापित हुई। तो जिस भी क्षेत्र को अंग्रेज जीतेंगे तो पश्चिमी भारत में जैसे दक्षिणी भारत में, उस युद्ध के बाद हम जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। इसलिए हम थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, हमने प्लासी को जीता, उसने बक्सर को जीता, तो हम ये पॉइंट उसमें इंक्लूड कर देंगे। अगला पॉइंट लिखो, बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में, जैसे प्लासी की लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया।
ठीक है। अब जो नवाब है वो उसको कौन बना रहे हैं? अंग्रेज बना रहे हैं। मीर जाफर नवाब जो बना है वो अंग्रेजों को और भी सुविधा, पैसे समय समय पर, या अंग्रेजों के हिसाब से किसी अधिकारी को नियुक्त करना, हटाना, तो प्रशासन पर अंग्रेजों की पैठ बन जाएगी। बीच में मीर जाफर कोशिश करेगा थोड़ा अलग वलग हो जाए, तो एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवे जो है उसको हटाकर दूसरे को ले आएंगे, तो वो भी कोशिश करेगा किसी तीसरे को ले आए। तो थोड़ा समय भी लगा, कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने जीता तुरंत कब्जा कर लिया। उनका मेन गोल आर्थिक था और वो समझ रहे हैं वो कि डायरेक्ट नियंत्रण करना कितना रिस्की हो सकता है, तो ग्रेजुअली कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक का अनुभव वो बंगाल में प्रयोग में लाए हैं, और जो बंगाल में जो अनुभव होगा उसका प्रयोग वो दूसरी जगह करेंगे जहां जहां जीतते जाएंगे। अगला पॉइंट लिखो इसी में, लिखो कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध में कंपनी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बंगाल से संसाधनों का प्रवाह था। एक महत्वपूर्ण कारण बंगाल से संसाधनों का प्रवाह था, फ्लो था। तो जब भी राजनीतिक परिणाम लिखना तो कॉन्सेप्ट आइडिया पे ही चलने देना आप। ये स्ट्रक्चर है हमारा, पहली घटना, दूसरी घटना, थोड़ा विस्तार से मैंने आपको, और भी आपको कुछ लगे कि आप इसमें कुछ पॉइंट और दे सकते हैं, राजनीतिक आर्थिक या अन्य में कुछ और पॉइंट्स दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत स्पेस है। आप अभी आप मेरे हिसाब से चलिए, है ना। सबका अपना अपना रिसीव करने का अलग अलग तरीका है। किताब पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकता है, पॉइंट्स को बढ़ा सकता है, इतना तो रहने ही देना जितना मैं बता रहा हूँ। तुमसे पहले की बहुत सारी पीढ़ी जो है मसूरी, हैदराबाद, फरीदाबाद पहुँच गई हैं। तुमसे पहले भी बहुत सारे जनरेशन्स भी धीरे धीरे वो गए हैं, क्योंकि हिस्ट्री को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। ठीक है, उनके लिए तो ज़्यादा होता है जिनका इतिहास बैकग्राउंड है, उनको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो दूसरी चीज़ों को पढ़ने के लिए स्पेस नहीं छोड़ते वो। खैर, तो ये हो गया। इसके बाद मीर जाफर 3 वर्ष तक रहेगा, 57 से 60 तक। और मीर जाफर समय समय पर बहुत सारे पैसे मांगे जाएंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, खूब पैसा मांगेंगे अंग्रेज। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों से अलग होना चाहता था। 1760 में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। जब मीर कासिम नवाब बनेगा, कोई नया बनेगा, तो वो अंग्रेजों को कोई क्षेत्र, पैसा, उपहार वगैरह ठीक ठीक देगा वो। लेकिन मीर कासिम ये बोलेगा कि भाई जो तुमसे बातचीत हुई है वो मैं दे रहा हूँ, बाकी एक्चुअल मालिक मैं हूँ। तो पिछले 4-5 वर्षों से अंग्रेज जो मेहनत कर रहे हैं वो अपनी मेहनत पे पानी फिरने तो देंगे नहीं, तो दोनों में टकराव होगा, फिर वही रीजन होगा बक्सर के युद्ध का। तो पहले वाले में हुआ क्या था, धोखे से अंग्रेजों ने सफलता हासिल की थी। तो बंगाल के शासकों, अधिकारियों को भी लगता था कि अंग्रेजों को हराया तो जा ही सकता है, तो भाई सेना का तो रोल था ही नहीं, तो ये मन में रहता था उनको, ठीक है, हम जब चाहेंगे पटकनी मार देंगे। बट बक्सर के युद्ध में सीधे सीधे सेना के बीच में लड़ाई, और यहाँ पे अंग्रेजों ने शौर्य, मेहता, आधुनिक तकनीक, रणनीति सबका परिचय दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के विजय ने पलासी के परिणाम पर मुहर लगा दी। बक्सर के युद्ध के साथ जो भी पलासी में अधूरा रह गया था वो पूरा कर दिया उन्होंने। जो जीत थी वो तो पक्की थी। युद्ध जो होता है अंग्रेज कहते थे कि वह जीतने के लिए होता है, तो शत्रु को लड़ने से पहले कमजोर करना एक कुशल रणनीति का भाग माना जाता है कि नहीं। लड़ने से पहले दुश्मन को कमजोर कर दें, ये चालाकी का पार्ट होता है। हमेशा करेंगे वो लड़ने से पहले दुश्मन को कमजोर। ठीक है, अब लिखो, एक नोट करके आप पॉइंट लिखो। 1757 से 1760 तक मीर जाफर नवाब के पद पर रहा। इसी में लिखो 1760 में मीर जाफर को हटाकर
मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी दी। ये 3 क्षेत्र जो है वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जमींदारी दी। तथा उपहार एवं आर्थिक सुविधाएं भी दी। और भी था, जैसे चूना व्यापार में 5 लाख रुपए मिलेगा, है ना। इस तरह के दक्षिण के अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देंगे। छोटे मोटे बहुत सारे एग्रीमेंट थे। मेन था ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों को और दे दिया गया। पहले दिया गया 24 परगना, उसके बाद दिया गया वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। धीरे धीरे अंग्रेजों का भी अनुभव जो है बढ़ता जा रहा है। पूरी देखरेख अब अंग्रेज कर रहे हैं इस समय, ठीक है। अब आप एक शीर्षक दो, बक्सर का युद्ध, ठीक है। हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध, कारण और परिणाम हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। एक हमने ओवरव्यू बना लिया कि राजनीतिक में, आर्थिक में और अन्य में अगर किसी भी युद्ध में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। उस स्ट्रक्चर के वे में हम सारी चीज़ों को लिख पाए, चाहे वो बक्सर के युद्ध के लिए पूछा जाए, चाहे वो कर्नाटक के युद्ध के लिए पूछा जाए,